नमस्कार साथियों। काव्य दोषों की हमारी एक कक्षा चल रही है और कुछ दोष हम पढ़ चुके हैं, कुछ दोष अभी रह गए हैं। तो आज हम जिस दोष की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है पुनरुक्त दोष। ये एक अर्थ दोष है। पुनरुक्त से आपको कुछ याद आया? यस, हमने अलंकारों की कक्षा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पढ़ा था। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता था? एक ही शब्द दो बार आता था लगातार और उसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता था, लेकिन कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता था और उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो पुनरुक्त शब्द से आपको, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हम शब्द पर ध्यान दें, शब्द का विच्छेद करके देखें तो हम उसका अर्थ आसानी से निकाल सकते हैं। पुनरुक्त का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पुनः प्लस उक्त, यानी कि पुनः यानी कि दोबारा और उक्त यानी कि बात, यानी जो बात दोबारा कही जाए उसको पुनरुक्त कहा जाएगा। तो इस तरह से पुनरुक्त दोष में क्या हुआ कि एक बात कहकर बात समझ में भी आ जाए हमको, परंतु फिर दोबारा दूसरी बात कहकर उसी बात को समझाया जाता है, तो वहाँ पर दोष आ जाता है। वो कविता में एक विकार आ जाता है, मुख्यार्थ को समझने में एक तरह की बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वो पुनरुक्त दोष कहलाता है। आइए परिभाषा देख लेते हैं। कविता में जब अर्थ की पुनरुक्ति की जाए, यानी कि दोबारा से कहा जाए बात को, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताया जाए या समझाया जाए, तब वहाँ पर पुनरुक्त दोष होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे से शुरू करेंगे आज, सरल से कठिन की तरफ। पहला उदाहरण है, सबको जानत तुम्हें जानत सकल जहान। अब देखिए, एक बात यहाँ पर कही कि सबको जानत तुम्हें, क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हें सब कोई जानते हैं, अर्थात सब लोग तुम्हें जानते हैं कि कैसा तुम्हारा स्वभाव है, कैसी तुम्हारी प्रकृति है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। आगे क्या कहते हैं? जानत सकल जहान। सकल यानी संसार और जहान यानी सारा, यानी तुम्हें सारा संसार जानता है। तो एक ही बात हो गई ना, यहाँ पर वही बात कही, फिर दोबारा से वही बात कही, तो बात की पुनरुक्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष आ गया? ये पुनरुक्ति दोष आ गया। जब इतने से ही समझ में आ रहा है तो दोबारा से वही बात कहकर बात को समझाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन क्या है कि कविता की, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि छंद को बनाने के लिए, छंद की वर्ण मात्राएं निर्धारित करने के लिए कई बार शब्दों को दोहराना पड़ता है, तो इसलिए, परंतु वहाँ पर दोष आ ही जाता है। एक और उदाहरण दूसरा देख लीजिए। योद्धा रण में विजयी होते, वीर युद्ध में पाते जय। क्या कवि कहना चाहता है कि योद्धा लोग जो होते हैं, यानी जो युद्ध करता वही योद्धा, यानी कि युद्ध में विजयी कौन होता है? जो वीर हो। तो कहते हैं कि वीर योद्धा जो है वो रण में विजयी होते हैं, अर्थात अपनी वीरता के बल पर वो निश्चय ही विजय को प्राप्त करते हैं। अगली पंक्ति में फिर कहते हैं वीर युद्ध में पाते जय। जो वीर होते हैं उन्हें युद्ध में जय मिलती है, जीत मिलती है। तो दोनों एक ही बातें हो गई। इस तरह से पुनरुक्ति की गई तो पुनरुक्त दोष आ गया यहाँ पर। एक और उदाहरण देख लीजिए। कोमल वचन सभी को भाते, मीठे लगते मधुर वचन। कि कोमल वचन सभी को अच्छे लगते हैं और मधुर वचन जो हैं वो मीठे लगते हैं। तो दोनों बातें एक ही आशय समझा रही हैं, दोनों का अर्थ लगभग समान ही निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी पुनरुक्त दोष है। एक और उदाहरण देख लीजिए, आपकी अंतरा पुस्तक में से लिया गया है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कबीर का बहुत सुंदर पद है। कहते हैं कि जल में तेरी उत्पत्ति है, जल में ही तू वास करती है, यानी रहती है। जल में नलिनी तोर निवास। अब यहाँ जल, जल शब्द में पुनरुक्त दोष नहीं है, ये देखिए जल में यहाँ दोष पुनरुक्त दोष नहीं है,
यहाँ पुनरुक्त दोष किस में है? वास में। वास और निवास, इन दोनों शब्दों के माध्यम से कवि एक ही बात समझाना चाह रहा है कि नलिनी जो होती है वो जल में रहती है। पहली पंक्ति भी यही समझा रही है कि जल में उत्पत्ति, कि तेरी उत्पत्ति जल में ही होती है, यानी तू जल में ही पैदा होती है। जल में वास, और तेरा रहने का स्थान भी क्या है? जल ही है। अगली पंक्ति में फिर से कहते हैं जल में नलिनी तोर निवास, कि हे नलिनी जल तेरा निवास स्थान है, तेरा रहने का स्थान है। तो दोनों शब्दों के माध्यम से कवि एक ही बात कहना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वास और निवास ये पुनरुक्ति हुई, इसलिए कौन सा दोष आ गया? पुनरुक्त दोष। तो समझ में आया आपको पुनरुक्त दोष? आगे अगले वीडियोज़ में अन्य बचे हुए दोषों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।